हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल और एन हार्मोनिक वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हम हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल जो होता है वो पूर्ण रूप से जो एनर्जी लेवल है उसमें उनके बीच में जो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं उनमें जो डिफरेंस है समान दूरी पर स्थित होते हैं, और यह तभी संभव है जबकि हार्मोनिक ऑसिलेटर अर्थात हुक्स के नियम का वास्तव में पालन हो। यानी कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो हुक्स के नियम को ओबे करे। लेकिन वास्तविक जो अणु होते वास्तव में अणुओं में जो हुक्स के नियम का पूरी तरह से अब जो है फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि जो अणु है अगर वो होमोन्यूक्लियर है तब तो जो बॉन्ड है वो इलास्टिक उसमें जो है प्रत्यास्थ होगा। लेकिन अगर वो हेट्रोन्यूक्लियर है मॉलिक्यूल, तो उस स्थिति में जो बॉन्ड है वो उतना उसमें जो है उतना प्रत्यास्थ नहीं होता, और जो हेट्रो मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनमें एक निश्चित इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, और उससे अधिक जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती है तो ये बॉन्ड टूट जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक वास्तव में अणु के लिए जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो विस्थापन के यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे ये कम होता चला जाता है और ये अनंत प्रसार पर यह शून्य हो जाता है। यानी कि जो एक वास्तविक मॉलिक्यूल है उसमें पूर्ण रूप से हुक्स के नियम का पालन नहीं हो पाता, और यही वजह है कि निम्न ऊर्जा स्तर पर हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल जो है वो लागू होता है। लेकिन अगर ये उच्च कंपन ऊर्जा अवस्था में इसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो नियम है वो यहाँ पर लागू नहीं होता, उसमें अगर थोड़ा भी परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पर जो है एन हार्मोनिक करेक्टर यानी कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका व्यवहार जो एन हार्मोनिक हो जाता है। और जहाँ आपकी हार्मोनिक ऑसिलेटर में दो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतर बराबर होता है तो होता है वहाँ पर जब होता है। लेकिन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में जैसे जैसे बी न्यू का यानी कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता चला जाता है, एनर्जी लेवल्स के बीच का अंतर कम होता जाता है। और इस तरह से हम जो है एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि अगर वो है उसको हम जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में ही मानते हैं। परंतु तो हमने यहाँ देखा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है तब में हुक का नियम जब भी पालन होगा, नियम का पालन होता है। यहाँ पर धीरे धीरे एन हार्मोनी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि बॉन्ड जो है उनकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है। तो यहाँ पर मोर्स ने ऊर्जा स्तर के लिए एक व्यंजन दिया जिसे कि हम मोर्स पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर V जो है मोर्स पोटेंशियल है, जो कि V इक्वल टू D1 माइनस एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में B R इक्विलिब्रियम माइनस R का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर D जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और B जो है एक बंद विशेष के लिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और इसका मान जो है √k/2D के बराबर होता है। और R जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और R इक्विलिब्रियम
जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बता रहा है। तो यहाँ पर जब श्रोडिंगर इक्वेशन को जब एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जब सोल्व किया जाता है तो कंपन ऊर्जा के लिए निम्न इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। ई न्यू इक्वल टू न्यू प्लस हाफ एच न्यू ई माइनस न्यू हाफ का स्क्वायर एच न्यू ई ए, यहाँ पर इक्वल टू 1/SC न्यू प्लस हाफ एच न्यू ई माइनस न्यू हाफ प्लस हाफ का होल स्क्वायर एच न्यू ई ए, तो सेंटीमीटर -1। तो इसको जब नॉर्मलाइज करेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। और तो ई न्यू इक्वल टू बी प्लस हाफ न्यू बार ई 1 माइनस न्यू प्लस हाफ ए सेंटीमीटर -1। यहाँ पर न्यू ई या न्यू ई बार यानी कि न्यू ई और न्यू ई बार जो है इक्विलिब्रियम ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है या वेव नंबर है। ए जो है एन हार्मोनिक कांस्टेंट है, इसका मान बहुत ही कम 10⁻⁻² के करीब होता है। न्यू जो है कंपन क्वांटम नंबर है, न्यू कंपन क्वांटम नंबर है, इसका मान 0, 1, 2, 3 होता है। 1, 2, 3 होता है। और जब इस इक्वेशन का जो है ये जो इक्वेशन है इसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के समान जो व्यंजक है उससे जब हम तुलना करते हैं तो ई न्यू इक्वल टू वी न्यू प्लस हाफ ब्रैकेट क्लोज एच न्यू 0। न्यू 0 जो है 0 क्वांटम नंबर पर 0 वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को बताता है। तो यहाँ पर न्यू 0 इक्वल टू न्यू ई 1 माइनस न्यू प्लस हाफ के बराबर होगा। तो ये बताता है कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उस दोलित्र के समान जिसकी की दोलन आवृत्ति न्यू है के मान के बढ़ने पर लगातार घटती चली जाती है। अब है एनर्जी लेवल्स ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पर हमने ये देखा न्यू इक्वल टू 0 है, तो ई 0 इक्वल टू हाफ न्यू बार। इस इक्वेशन में हम न्यू इक्वल टू 0 रखेंगे तो ई 0 इक्वल टू हाफ न्यू ई बार ब्रैकेट में 1 माइनस हाफ ए सेंटीमीटर -1। तो न्यू इक्वल टू 1 है तो E1 इक्वल टू 3/2 न्यू ई बार 1 माइनस 3/2 ए सेंटीमीटर -1। तो न्यू इक्वल टू 2 है तो E2 इक्वल टू 5/2 न्यू ई बार 1 माइनस 5/2 ए सेंटीमीटर -1 होगा। इसी तरीके से न्यू 3 के लिए मान हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम मोर्स डायग्राम जो है तो बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो मोर्स डायग्राम क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में एक ग्राफ है, इसमें है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसके लिए ये पूरी तरह से पैराबोला के फॉर्म में होता है। लेकिन जो हेट्रो एटम है, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, उसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम जो है जो कि जिसे कि हम हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए ये जो सॉलिड लाइन है इससे हम बता सकते हैं कि ये पूरी तरह से पैराबोला नहीं है। और जबकि होमोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल है उसके लिए ये इस तरीके का पैराबोला, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर कि एनर्जी लेवल्स के बीच में डिस्टेंस बराबर होती है। लेकिन जो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है उसके लिए उसमें जो
इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखते हैं कि न्यू इक्वल टू, जैसे 0 पर ये लेवल है, न्यू इक्वल टू 1 पे, ये 2 पर, ये 3, 4, 5। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे एनर्जी का मान बढ़ता चला जाता है, जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में एनर्जी का अंतर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और ये जो है मोर्स डायग्राम के साथ साथ इन इक्वेशन से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है उनके लिए जैसे जैसे न्यू का मान बढ़ता चला जाता है या उच्च क्वांटम नंबर के लिए जो एनर्जी लेवल्स का अंतर है वो कम होता चला जाता है। इसी तरीके से सिलेक्शन रूल फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो यहाँ पर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन या वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं उनके लिए सिलेक्शन रूल है, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा न्यू इक्वल टू +-1 +-2 +-3 होता है। यानी कि ट्रांजिशन में v के मान में परिवर्तन एक से अधिक होता है, यानी कि एक से अधिक जो चेंज है वो परमिसिबल है। तो संक्रमण जिनमें डेल्टा और न्यू इज ग्रेटर देन 1 है ना, कि संभावना बहुत कम होती है। डेल्टा न्यू इक्वल टू डेल्टा न्यू ग्रेटर देन 1 है तो उन ट्रांजिशंस की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि कमरे के ताप पर जो है सिर्फ निम्न कंपन स्तर पर ही परमाणु होते हैं, और इसलिए अधिकतम जो संक्रमण है, अधिकतर जो संक्रमण है वो न्यू इक्वल टू 0 से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो ये इसको हम, और अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है तो डेल्टा न्यू इक्वल टू +1 +2 +3 और +4 से इत्यादि से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल्टा न्यू जो है, अगर हायर एनर्जी लेवल के लिए क्वांटम नंबर न्यू डैश से, और लोअर एनर्जी लेवल के लिए क्वांटम नंबर जो है न्यू डबल डैश से व्यक्त करें तो डेल्टा ई न्यू इक्वल टू, इस इक्वेशन द्वारा हम डेल्टा ई न्यू को ज्ञात कर सकते हैं। अगर ट्रांजिशन +1 है या +2 +3 है जैसे, तो यानी कि ट्रांजिशन जब 0 से 1 है तो ये डेल्टा ई बी इक्वल टू एच न्यू ई 1 - 2a न्यू इक्वल टू न्यू बार ई 1 - 2a के बराबर होगा। इसी तरीके से जब डेल्टा न्यू इक्वल टू 2 है तो ये वैल्यू जो है, यानी ट्रांजिशन 0 से 2 में हो रहा है, तो इसके लिए ये वैल्यू ये आती है 2 न्यू ई बार 1 - 3a। इसी तरीके से जब ट्रांजिशन +3 ट्रांजिशन है तो 0 से 3 के बीच में होगा ट्रांजिशन। तो और यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है वो 3 न्यू ई बार 1 - 4a से होगा। तो ये कब पॉसिबल है, जबकि मॉलिक्यूल के जो ये है रूम टेम्परेचर पर है, एट मॉलिक्यूल के एटम्स जो है या मॉलिक्यूल जो है अगर रूम टेम्परेचर पर है तो अधिकतर एटम न्यू इक्वल टू 0 स्टेट में होंगे। तो इस तरह का जो ट्रांजिशन है 0 से शुरू होंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अधिकतर जो एटम्स हैं जो है वो डेल्टा न्यू जो है इक्वल टू +1 पर होंगे। तो ट्रांजिशन जो है पहला जो है +1 से शुरू होगा और आगे ट्रांजिशन जो है 2 3 4 5 तक होगा। तो न्यू इक्वल टू 1 टू न्यू इक्वल टू 2, तो 1 to 2 ट्रांजिशन हो रहा है। तो इस स्थिति में ये जो वैल्यू आएगी न्यू ई बार 1 - 4a के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं अलग अलग के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन पर हमें प्राप्त होती है। अब जो हमें स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त हो रही है उनकी इंटेंसिटी क्या होगी ये हम देखेंगे। तो यही मोर्स डायग्राम है, जिसमें कि ये जो डायग्राम है ये डॉटेड लाइन वाला ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, जबकि ये हेटेरोन्यूक्लियर के लिए है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में एनर्जी और इस डायरेक्शन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो
ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ 0 से 1 में, फिर 0 से 2 में, 0 से 3 में, इसी तरीके से 0 से 4 में भी होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ट्रांजिशन 0 से 1 में होता है तो ये ट्रांजिशन जो है वो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड कहलाता है, या फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और इसकी जो या फंडामेंटल बैंड कहलाता है। तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि अधिकतर जो एटम्स हैं वो 0 स्टेट में उपस्थित हैं। तो जब ट्रांजिशन 0 to 1 होता है, 0 to 2 होता है, तो हमें फर्स्ट ओवरटोन प्राप्त होता है और इसकी इंटेंसिटी फंडामेंटल बैंड की तुलना में कम होती है। इसके बाद जो सेकेंड ट्रांजिशन है वो 0 to 3 के बीच में होगा, तो हमें जो है सेकेंड ओवरटोन प्राप्त होगा। इसकी इंटेंसिटी फंडामेंटल बैंड और फर्स्ट ओवरटोन की तुलना में कम होती है। तो इसी तरीके से जो चौथा ट्रांजिशन 0 to 4 होगा तो उसकी इंटेंसिटी या जो थर्ड हमें ओवरटोन प्राप्त होगा उसकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा कम होगी, यानी कि ना के बराबर होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे ट्रांजिशन में v का मान बढ़ता चला जाता है, ओवरटोन की तीव्रता कम होती जाती है। तो इस प्रकार से ये देखा गया कि कमरे के ताप पर अधिकतम अणु न्यू इक्वल टू 0 पर है। तो अधिकतर जो ट्रांजिशन है न्यू इक्वल टू 0 स्तर से प्रारंभ होता है, लेकिन जब तापक्रम बढ़ता है तो अणु निम्न स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और इस स्थिति में जो ट्रांजिशन है वो न्यू इक्वल टू 0 से 1, न्यू इक्वल टू 1 to 3 के बजाय न्यू इक्वल टू जैसे टेम्परेचर बढ़कर न्यू इक्वल टू 1 to न्यू इक्वल टू 2, 3, 4 जो है एनर्जी लेवल्स में होता है। तो इसमें जो स्पेक्ट्रम लाइन बनती है उसे हम हॉट बैंड कहते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है। अब है आइसोटोप इफेक्ट। तरंग आवृत्ति जो है, या हम ये कहें कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो तरंग आवृत्ति है न्यू इक्वल टू 1/2 पाई c रूट k अपॉन म्यू इक्वल टू 1/2 पाई c रूट k m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2। तो जैसे C12H1 जो है इसके लिए तनन की आवृत्ति के लिए k इक्वल टू 5 × 10⁵ है। यहाँ पर हम जानते हैं k जो है वो फोर्स कांस्टेंट है, म्यू रिड्यूस्ड मास है और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो यहाँ पर म्यू बार इक्वल टू इनकी सबकी c की वैल्यू, 2 पाई की वैल्यू, k और म्यू की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो जो तनन आवृत्ति है वो इक्वल टू 3032 सेंटीमीटर -1 के बराबर होती है। इसी तरीके से जब आइसोटोप इफेक्ट को हम देखें तो C14H2 ड्यूटेरियम है, इसके तनन की आवृत्ति निकालें तो न्यू बार इक्वल टू दिस, और इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है तनन की आवृत्ति वो 2200 सेंटीमीटर -1 आती है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो तनन की आवृत्ति है वो कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम जो है इनमें जो है IR जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में अंतर स्पष्ट रूप से किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के मान क्रमशः स्पेक्ट्रा में जो दोनों के मान है वो ये 3000 सेंटीमीटर -1 और इसमें जो है 2200 सेंटीमीटर -1 पर हमें प्राप्त होते हैं। तो जिससे कि आसानी से जो है पहचाना जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।